हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित होगा। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को राइट आंसर कॉमेंट में करते चलना है और खुद से कलम कापी पे हल करते चलना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न, और जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि प्रतिदिन का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कर रहा है जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी और कुत्ता। यानी आप लोग को वे आरेख का चयन करना है जो इन चारों को एक साथ सही संबंध बता सके। अब हमें समझना है कि ऐसे प्रश्नों को हल हम किस तरह करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले है जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी और कुत्ता। अगर मैं इस तरह से समझता हूँ कि सबसे पहले मैं जानवर के लिए एक गोला बनाया। देखो जानवर के लिए, एनिमल के लिए मैं एक गोला बनाया, तो इस जानवर के अंदर कौन आ जाएगा भाई? कुत्ता, यानी डॉग। यानी डॉग वाला गोला किसके अंदर आ जाएगा? तो इस जानवर के अंदर आ जाएगा। यानी जितने भी कुत्ता है सभी कुत्ता क्या होगा? तो जानवर होगा। यानी जानवर के अंदर कौन आ गया भाई? तो जानवर के अंदर कौन आ गया? तो कुत्ता। अब जीवित प्राणी की बात करें तो जानवर और कुत्ता ये सभी क्या है? जीवित प्राणी है। यानी यहाँ पे जीवित प्राणी सबसे बड़ा गोला जीवित प्राणी का है और उसके अंदर कौन आ गया? तो कुत्ता भी आ गया और जानवर भी। लेकिन जब पक्षी की बात करते हैं ना, तो यह पक्षी भी जो है, यानी पक्षी भी जो है वह जीवित प्राणी के अंदर आ जाएगा। यानी वर्ड भी आ जाएगा, वह क्या आ जाएगा भाई? तो इस जीवित प्राणी के अंदर आ जाएगा। अब ऐसा आरेख देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में। यानी सबसे बड़ा गोला जीवित प्राणी का, फिर उसके बाद ये पक्षी अलग से हो गया, ये गोला हो गया, और एनिमल के अंदर कुत्ता आ गया यानी डॉग आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें। यानी 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो जैसे देखो यहाँ पे समझना, अगर हम बात करें ऑप्शन बी में, तो मुर्गा का संबंध मुर्गी से दिया है। ऑप्शन सी में देखो शेर का संबंध शेरनी से। ऑप्शन डी का संबंध भाई का संबंध भाभी से। लेकिन ऑप्शन ए में देखोगे तो भालू का संबंध शावक से। यानी यहाँ पे क्या किया है, तो समझने वाली बात ये है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो है पहले वाले भाग का स्त्रीलिंग दूसरे वाले भाग में लिखा। मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, भाई का स्त्रीलिंग भाभी। लेकिन जब भालू का स्त्रीलिंग बात करते हैं तो भालू का स्त्रीलिंग जो होता है वह मादा भालू होता है। यानी यहाँ पे जो होगा सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, और यही आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है विषम अक्षर। इस बार हमें अक्षर पता करना है विषम अल्फावर्ड से कि सबसे विषम अल्फावर्ड कौन है। जैसे देखो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है और यू का 21 होता है। ए का 1 होता है, एच का 8 होता है और यहाँ पे आई का 9 होता है। फिर देखो जी का 7 होता है, एन का 14 होता है और यू का 21 होता है। फिर पुनः यहाँ पे देखो ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है और एस का 19 होता है। अब यहाँ पे अगर रिलेशन बनाना समझोगे, इस तरह से सोचोगे कि अगर गैप देखोगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो अगर 15 से 4 से 15 पे जा रहा है तो प्लस का 11 हो रहा है, 1 से 8 पे जा रहा है तो प्लस का 7 हो रहा है, 7 से 14 पे जा रहा है प्लस का 7 हो रहा है, और 15 से 11 पे जा रहा है तो इस बार देखो माइनस का 11 हो रहा है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं ना बन रहा है। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्मार्ट तरीका से सोचना है। जैसे देखो अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं तो 5 प्लस का 4 कितना, 15 प्लस का 4 कितना हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाता है 21। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 और 4 प्लस करते हैं तो कितना आता है? 19 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना, जब ऑप्शन बी में देखते हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हो, 8 प्लस का 1 9 आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी में देखते हो 14 प्लस का 7 जोड़ते हो तो 21 आ रहा है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन नंबर डी में देखते हो तो 15 प्लस का 4 जोड़ते हो तो 15 प्लस का 4 19। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जोड़ते हो 15 प्लस का 4 19, लेकिन यहाँ पे है 21।
इसलिए सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिखा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सबसे अलग है और सबसे विषम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 4 नंबर का प्रश्न क्या, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट मिलता रहे और आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, हर एक प्रश्न किसी ना किसी विभाग का प्रश्न का पूछा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, और मैं हर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर 5 to 7 सेकेंड में कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग समझते चलना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या है। इस बार हमें विषम संख्या पहचान करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे विषम ऑप्शन आप लोग पता करो कि क्या होगा। अब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, जब भी ऐसा प्रश्न देखने में हमें आता है कि विषम संख्या की पहचान करो, तो यहाँ पे देखो कि संख्या किस तरह से दिख रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ना किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ना किसी का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर किसी में हम गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं, जब स्क्वायर ना दिखा, क्यूब ना दिखा, तो गुना या भाग में समझना। तो अगर हम इस भाग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 42 में 7 से भाग देते हैं, तो 7 अच्छा का 42, यह क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में, बी में, अगर हम इसमें 7 से भाग देते हैं, तो देखो 7 एकम का 7, दूना का 14, यानी 21 सत्ते 47 से ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है 7 से। अगर हम बात करें ऑप्शन ए में, अगर हम 91 में 7 से भाग देते हैं, तो 7 एकम का 7 और 2 चलाएगा इधर, 7 या 21, ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। लेकिन जब आप लोग 55 में 7 से भाग दोगे, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, यानी सबसे अलग ऑप्शन दिखा तो ऑप्शन नंबर सी दिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से। यानी हमें यहाँ पे पता करना होगा ना कि अर्जेंटीना का संबंध पेसो से जिस प्रकार है, तो जापान का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अर्जेंटीना और पेसो में यह रिलेशन है कि अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या होता है, पेसो होता है। अर्जेंटीना के मुद्रा का नाम क्या होता है भाई, तो यहाँ पे पेसो होता है। इस तरह से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी प्रकार हमें समझना है कि जापान के मुद्रा का नाम क्या होता है, तो जापान के मुद्रा का नाम क्रोना नहीं, गिल्डर नहीं, रियाल नहीं, तो क्या होता है, येन होता है। यानी अर्जेंटीना के मुद्रा का नाम क्या होता है, पेसो, तो जापान के मुद्रा का नाम येन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, करा है अक्षरों का सही संबंध बताएं। हमें बताना है कि जिस प्रकार ये संबंध इससे है, तो उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पे कौन सा 3 अल्फावर्ड से होगा, ये ऑप्शन को हमें पता करना है। तो देखो हम सिंपल तरीका से इस प्रकार समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे QGN से जिस प्रकार ZPW बन रहा है ना, तो किस प्रकार बन रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे Q का 17 होता है, G का 7 होता है, N का 14 होता है, फिर Z का 26 होता है, P का 16 होता है और W का 23 होता है, H का 8 होता है, L का 12 होता है और M का 13 होता है। अब हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा कि देखो क्यू से कहाँ पे जा रहा है, जेड पे, क्यू का 17 और जेड का 26। अब 17 से 26 पे जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस का कितना किया भाई, तो यहाँ पे देखो प्लस का 9 किया, कितना किया, प्लस का 9 किया। अब उसी प्रकार जब हमें यहाँ पे 3 अल्फावर्ड को पता करना है, तो एच से हमें पहला पद पता होगा, तो कितना प्लस का 9 करेंगे। अब 8 प्लस का 9 करेंगे, कितना होगा, तो 17 होगा। और 17 जो होता है वह किसका होता है, क्यू का, यानी पहला अल्फावर्ड क्या होगा, क्यू होगा। तो देखो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन का सी गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1D दिखा, जिसमें पहला ही अल्फावर्ड क्या है, क्यू है। तो एग्जाम में हमें ऑप्शन नंबर डी क्लिक करना है और अगले स्थान पे चले जाना है, जो कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे पूर्ण रूप से कन्फर्म कर लो। देखो जी से जा रहा है पी पे, यानी 7 से जा रहा है 16 पे, तो यहाँ पे प्लस का कितना किया, 9। ठीक है, अब उसी प्रकार एल से जाएंगे दूसरा पे, तो प्लस का 9।
और 12 प्लस का 9 करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 21, और 21 जो होता है यू का, यहाँ पे देखो यू है। उसी प्रकार 14 से 23 पे गया, 14 से 23 पे गया तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे प्लस का कितना किया, तो 14 और यहाँ पे 9, प्लस का 9 किया, 14 से प्लस का 9 करोगे 23। उसी प्रकार 13 में अगर आप लोग प्लस का 9 करोगे तो 13 प्लस का 9 कितना होगा, 22, और 22 पे कौन हो गया, तो भी हो गया। यहाँ पे क्यू यू भी दिया, बिल्कुल दिया, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PEO PLE इतना को इतना लिखा है। ठीक है, तो इतना को इतना लिखा है, तो इतना को कैसे लिखेगा, यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। हमें बताना होगा सिंपल तरीका से यहाँ पे कि SILVER इसका कोडवर्ड जो होगा वह क्या होगा। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है PEO PLE, अब इसका ये कोडवर्ड लिखा है तो कैसे लिखा है, तो देखो यहाँ पे P है, E है, O है, P है, L है, E है। अब इतना का कोडवर्ड लिखा, Q लिखा, A लिखा, O लिखा, Q लिखा, M लिखा और A लिखा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा। अब हमें समझना है कि इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा, तो देखो सिंपल तरीका से क्या किया है ना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले आप लोग देखो यहाँ पे इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो, सिंपल तरीका से समझ पाओगे। P का 16 होता है, E का 5, O का 15, P का 16, L का 12 और E का 5। फिर Q का 17, E का 5, O का 15, Q का 17, M का 13 और E का 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे सिंपल तरीका से समझो कि देखो E और E दोनों, E का 5 होता है, E का 5 सेम रखा, O का O सेम रखा, फिर देखो E का E सेम रखा। यहाँ पे समझ में आया कि जितना भी वॉवेल है ना उसको सेम टू सेम लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस का एक किया, क्यू में प्लस, यहाँ पे देखो P का 16 तो 16 में एक प्लस किया 17, यानी अगले वाला भाग लिख दिया। फिर देखो इसे P में 16, फिर Q का 17, L का 12 तो M का 13। अब हमें समझ में आया कि यहाँ पे वॉवेल वाले को सेम टू सेम लिखा, और यहाँ पे जो अथी कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस का एक कर दिया। जैसे M में प्लस का N किया तो M में प्लस का एक करोगे N आएगा। फिर देखो O का सेम टू सेम रखा, फिर N में प्लस का 1 किया तो O आया, फिर K में प्लस का 1 किया L आया, फिर E का A लिखा और Y में प्लस का 1 किया Z आया। उसी प्रकार हमें इसमें करना है, तो देखो S कॉन्सोनेंट है, इसमें हमें प्लस का 1 करना है तो क्या होगा, T होगा, T होगा। फिर देखो I क्या है, तो वावेल है, यानी I को हमें क्या लिखना है, I लिखना है। फिर L क्या है भाई, तो कॉन्सोनेंट है, हमें प्लस का 1 करना है तो M हो जाएगा। V क्या है, तो भी कॉन्सोनेंट है, भी में हमें एक प्लस करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे W हो जाएगा। फिर E का E होगा और R का क्या होगा, तो R में प्लस का 1 करेंगे तो हमें S होगा। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन है, TIMW। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिखा, तो यहाँ पे बी दिखा, यानी बिल्कुल और बिल्कुल सही जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाम को इतना लिखा जाता है, टेस्ट को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, सिंपल तरीका से बनेगा, बस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है EXAME, सिंपल तरीका से देखो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा तो 1 बढ़ा दिया। X का 24 होता है लेकिन 25 लिखा तो 1 बढ़ा दिया। A का 1 होता है लेकिन 2 लिखा तो 1 बढ़ा दिया। M का 13 होता है लेकिन यहाँ पे 14 लिखा तो 1 बढ़ा दिया। यानी सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक बढ़ा के लिखता है। T का 20 होता है 21 लिखा, E का 5 होता है 6 लिखा, S का 19 होता है 20 लिखा और T का 20 होता है 21 लिखा। हम सिंपल सा इसका भी वही करेंगे। A का 1 होता है 2 लिखेंगे, 19 S का 19 होता है लेकिन 20 लिखेंगे, फिर S का 20 लिखेंगे। ठीक है, E का 5 होता है लेकिन 6 लिखेंगे, S का 19 होता है 20 लिखेंगे, S का 19 होता है 20 लिखेंगे, M का 13 होता है 14 लिखेंगे, E का 5 होता है 6 लिखेंगे, N का 14 होता है 15 लिखेंगे और T का 20 होता है 21 लिखेंगे। अब देखो 21 यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक गलत होगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखोगे अगर B और C और D में, तो 2 20 20 6, देखो 2 है, फिर यहाँ पे 20 है 20 है, 20 20
20 20, फिर 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर 20 और 20 आया, फिर 20 20 20 20, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो डी गलत हो गया। 20 20 आया, उसके बाद 14 61, देखो 14 61, 14 61 नहीं, यहाँ पे 65 है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये प्रश्न आप सभी को एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए नहीं दिया, बल्कि टाइम को यहाँ पे और ज़्यादा करने के लिए दिया है, ताकि आप लोग इसमें फंसो और आपका टाइम जा सके, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पे स्पीड आप लोग कायम करना, यहाँ पे बढ़ा के रखना है, तभी आप लोग यहाँ पे कम समय में इसको हल कर पाओगे, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे आखिर क्या होगा। तो हमें समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 28 आया, यहाँ पे 13 आया, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। अब इसके लिए हमें यहाँ पे 5 2 3 4 से आपस में क्या रिलेशन बनाए कि यहाँ पे हमें 28 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर हम 5 को, 2 को, 4 को और 3 को सभी को जोड़ते हैं तो क्या आता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 4 और 3 7, 7 5 12 और 12 2 14, और 14 से अगर हम 28 लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कितना क्या करना पड़ेगा, तो 14 आया, ठीक है। अगर हम 14 में गुना का 2 करते हैं तो 14 दूना का 28, यहाँ पे 28 है बिल्कुल। अब उसी प्रकार इसमें देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, और 11 प्लस का 2 कितना आएगा 13, 13 में गुना का 2 करोगे 13 दूना का 26, यहाँ भी है। तो उसी प्रकार 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 12 छो कितना होगा 18, 18 गुना का 2 करेंगे कितना होगा, तो 36 होगा। और यहाँ पे 36 देखो ऑप्शन नंबर बी में, सी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा, ठीक है। अब हमें समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 132 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 117 आया, तो उसी प्रकार इस भाट के जगह पे क्या आएगा, हम कैसे समझेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे हमें 13 और 9 से 117 लाना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा देखो 13 गुने का 9 करो, 13 17 से 117 आया। फिर देखो 12 गुने का 11 करो, 12 एकम का, यहाँ पे 12 एकम का 12 के 2 बाकी 1, और 12 एकम का 12 1 13, 132 आया। अब उसी प्रकार 22 गुने का 7 करो, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, 154, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे समझना अगला प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग, बस आप लोग समझना। जैसे जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो हम सिंपल तरीका से क्या करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं। जैसे देखो अगर हमें इस आकृति में इस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 आया छोटे छोटे त्रिभुज, और 4 में गुना का 2 कर दो 8, यानी ओवरऑल इस आकृति में 8 त्रिभुज है। ये तो हो गया चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज काउंट करना होता है तो। और दूसरे फिगर समझना, अगर आप लोग को ये फिगर दे दिया जाए त्रिभुज के अंदर, अब बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है। तो देखो ऐसे आकृति अगर जहाँ जहाँ मिले, इसमें समझना कि 3 त्रिभुज होता है। जैसे एक त्रिभुज इस तरफ हुआ, एक त्रिभुज इस तरफ हुआ, और एक बड़ा वाला, यानी 3 त्रिभुज हुआ। अब हमें समझ में आ गया कि अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है तो छोटे छोटे काउंट करके 2 गुना कर देना है, और ऐसा वाला जहाँ दिखे उसमें हमें 3 त्रिभुज काउंट कर लेना है। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, अब 6 आया। अगर हम 6 में गुना का 2 करते हैं तो 6 दूना का 12, यहाँ से 12 त्रिभुज निकल के आया। और उसी प्रकार देखो यहाँ पे ये आकृति दिख रहा है, तो ये आकृति में कितना त्रिभुज होगा, तो 3 त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज हो गया। अब कहीं और दिख रहा है, बोलोगे जी दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है और एक त्रिभुज इसके नीचे दिख रहा है, यानी 2 त्रिभुज और दिख रहा है। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ दो, तो 12 प्लस का 3 क्या होगा 15, और 15 प्लस का 2 कितना होगा 17, और 17 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ रहे हो।
तो चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का क्या कर रहा है। कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है कि अगर ये आकृति है तो यहाँ पे मिरर लगा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कैसा बनेगा, ये आप लोग को पता करना है। तो कैसे करोगे, तो सिंपल तरीका से समझो। मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों तरफ जो ये है ना, ये उलट के ये वाला देखो इस तरह से समझना कि ये गोला वाला बिंदु और ये तीर वाला बिंदु उलट जाएगा, यानी गोला वाला इस तरफ आ जाएगा और तीर वाला इस तरफ आ जाएगा। लेकिन कैसे उल्टेगा ये भी समझना। देखो अगर इस तरफ का ये इस तरफ है तो उलट के ये इस तरफ ऐसा हो जाएगा गोला, ठीक है, और ये इस तरफ है तो इसको उलट के इस तरफ हो जाएगा और तीर ऐसा होगा। अब देखो तीर कौन सा कोना में है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और गोला यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ऑप्शन ए गलत का, ऑप्शन बी गलत का। ठीक है, अब नीचे में जो सेम टू सेम है ये तो ऐसा ही रहेगा, तो इसमें भी देखो ऐसा है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन डी में भी ऐसा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एन को समझना। एन जो है इस तरह से सिंपल सा लिखा जाता है, जब इसको उल्टोगे तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये इस तरह से ऐसे उलट जाएगा। अब ऐसा उल्टा हुआ एन देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है। बताना है कि अगर इस आकृति को ओपन किया जाए तो किसके तरह बनेगा, ये पता करना। तो कटिंग फोल्डिंग में समझना है कि जिस तरह से मोड़ा है उसका विपरीत तरफ से हमें खोलना होता है, यानी इस तरफ से खोलेंगे, यानी इस आकृति को हमें इधर करके उलट के खोलना है। अब इसको जब उल्टेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से आयत है, तो ये आयत कहाँ बन जाएगा, ये आयत यहाँ बन जाएगा, और ये वर्ग यहाँ पे है तो ये वर्ग यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर के मोड़ा है तो इसको हम जब खोलेंगे तो ऊपर की तरफ खोलेंगे। अब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो देखो यहाँ पे भी एक आयत बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक आयत बनेगा, और यहाँ पे एक वर्ग बनेगा, और यहाँ पे एक वर्ग बनेगा। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन का ए नहीं, ऑप्शन का बी नहीं, ऑप्शन का सी नहीं, ऑप्शन का डी दिखा, यानी राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 15 नंबर का प्रश्न समझना। करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति नीचे दिए गए आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगा। यानी समझना कि अगर हम इस आकृति पे कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ताकि यह पूर्ण रूप से आकृति बन जाए, तो सिंपल तरीका से समझो। सबसे पहले हमें देखना है कि ये वर्ग बनेगा, और वर्ग बनेगा उसके अंदर क्या होगा, तो एक गोला होगा, और गोला भी देखो तो इसमें बीच में है, इसमें भी बीच में, तो यहाँ पे भी बीच में होगा। अब बीच में होगा तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि इस कोना में दिया, और ऑप्शन नंबर का ए गलत होगा और ऑप्शन नंबर का बी गलत होगा क्योंकि दोनों कोना में दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, सिंपल तरीका से मान लिया। अब हमें यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो उसके बाद देखो ये वाला गोला होगा तो इसके नीचे आएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में तो इस वर्ग के अंदर ही ये रेखा बनाया है। सिंपल तरीका से ये होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पे फिलअप होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 17 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला है, तो समझना। करा है यहाँ पे अगली आकृति जो होगा वह क्या होगा, और जब भी अगली आकृति पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग पहले आकृति पे आ जाना, फिर दूसरे पे आना, तीसरे पे आना, उसके बाद चौथे पे आना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है इस प्रश्न में कि देखो पहले आकृति में, दूसरे और तीसरे में सेम टू सेम आकृति दिख रहा, यानी इसमें भी एक वृत्त है, एक स्टार है, एक एरो है, एक त्रिभुज है। इसमें भी एक स्टार, एक यहाँ पे एरो, त्रिभुज, और यहाँ पे वृत्त, यहाँ पे एरो, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे वृत्त और यहाँ पे स्टार, यानी सभी में सेम टू सेम है। अब हमें यहाँ पे सिंपल तरीका से समझना है कि देखो शुरू में यहाँ पे क्या दिया, वृत्त, फिर स्टार, फिर यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे कौन नहीं दिया है, तो त्रिभुज नहीं दिया है, यानी शुरू में त्रिभुज होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो स्टार दिया, एरो दिया, त्रिभुज दिया, तो कौन नहीं दिया, तो गोला नहीं दिया। फिर देखो तीसरे नंबर पे एरो दिया, यहाँ पे त्रिभुज दिया, फिर यहाँ पे गोला दिया, तो कौन नहीं दिया, तो स्टार नहीं दिया, तो यहाँ पे स्टार होगा। उसके बाद त्रिभुज दिया, गोला दिया, स्टार दिया, तो क्या नहीं दिया,
तो एरो नहीं दिया तो एरो होगा। अब देखो त्रिभुज सबसे ऊपर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज के नीचे गोला, ठीक है, गोला के नीचे नीचे स्टार होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। यहाँ पे देखो त्रिभुज, गोला, स्टार और एरो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न समझना आप लोग क्या पूछा जा रहा है, समझो। यहाँ पे कर रहा है डब्लू का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है, सॉरी यहाँ पे गुना नहीं एक्स है, सॉरी माफ करना, एक्स का अर्थ घटाव है, बाई का अर्थ गुना है और यहाँ पे जेड का अर्थ भाग है। अब इसका मान हमें पता करना है, कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका से जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे हमें करना है। यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा। अब देखो बाई, बाई का अर्थ गुना है तो गुना दो और यहाँ पे क्या होगा 4। फिर देखो डब्लू, डब्लू का अर्थ जोड़ है तो जोड़ दो 18। फिर यहाँ पे गुना, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव दो 40। फिर देखो जेड, जेड का अर्थ भाग है तो भाग दो 4। अब आप लोग क्या करो, इसका हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। यानी क्या करना है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और फिर घटा। देखो 12 गुने का 4 प्लस का 18 माइनस का, अगर हम 40 में 4 से भाग देते हैं तो 4 दहें का 40, 10 आया। अब हमें गुना करना है, भाग हो गया तो गुना करना है। अब 12 गुने का 4 करेंगे तो 12 चौका 48 प्लस का 18 होगा और माइनस का 10 होगा। अब 48 प्लस का 18 करेंगे, 8 8 16, 4 1 5 1 6 66 और माइनस का 10। अगर 66 में अगर हम 10 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 56 प्राप्त होगा। अब 56 देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 19 नंबर का प्रश्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर विद्यार्थी को कंफ्यूज उत्पन्न होता है ये प्रश्न में। कह रहा है 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका से हम समझेंगे कि अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो एक वृत्त है। अब 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र है। अब हमें समझना है कि जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करना है, लेकिन इसको सोल्व करने से पहले एक बात समझना कि इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाएं कहते हैं, ठीक है। इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं, इस तरफ को दाएं कहते हैं। अब कह रहा है टी जो है के और यू के ठीक बगल में, यानी टी जो है के और यू के ठीक बगल में है। तो अगर मैं टी को बीच में रखता हूँ और के को यहाँ पे रखता हूँ और यू को यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, समझना। देखो यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि के जो टी जो है के और यू के, अगर मैं के को यहाँ रखता हूँ यू को यहाँ पे रखता हूँ, अब के और यू के ठीक बगल में देखो टी है, दोनों के बगल में टी है, सिंपल तरीका समझ रहे हो। फिर देखो करा एस जो है के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस जो है ना के दाईं ओर। अब के दाईं ओर बैठेगा तो के का दाईं ओर किधर होगा, के का दाईं ओर इस तरफ होगा। अब के दाईं ओर कौन करा, एस बैठा है, यानी अगर यहाँ पे एस होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि के यहाँ पे होगा और यू यहाँ पे होगा। अब के और यू के बीच में टी है, अब टी है। अब देखो कह रहा है ना एस जो है के दाईं ओर, अब के दाईं ओर यानी इस तरफ, अब के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, एस, तो यहाँ पे एस होगा। अब यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ ये चारों, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है डब्लू जो है यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। डब्लू जो है ना यू और एम के, यू यहाँ है एम यहाँ होगा, और यू और एम के बगल में कौन बैठा है, डब्लू, तो डब्लू यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, कह रहा है के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, के कहाँ है भाई, तो देखो के कहाँ है, के यहाँ है। अब के बाईं ओर किधर होगा, इस तरफ होगा, और के बाईं ओर कह रहा है तीसरे स्थान पे, तो पहला पे टी, दूसरा पे यू और तीसरा पे डब्लू। अब तीसरे स्थान पे कौन है, तो डब्लू है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को समझना है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 दर्शाने वाले फलक का विपरीत होगा, 1 का विपरीत फलक बताना है। और यह प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, ठीक है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, और जो न्यू हो क्लास को शेयर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और
और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।